जो हमारा चैप्टर चल रहा था तरंग, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक नया पार्ट ध्वनि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखो, हमारा जो चैप्टर था तरंग, इसमें हमें बेसिकली 4 पॉइंट पढ़ने हैं। एक तो ये कि इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे, जो बेसिक टर्म थी इसकी, ये। दूसरा पार्ट इसमें होता है जो वर्गीकरण है। तीसरा पार्ट इसका जो है वो है साउंड वेव। और चौथा पॉइंट इसका है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये दोनों हम कर चुके हैं। आज हम साउंड वेव के बारे में बात करेंगे। चलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। साउंड वेव, देखो, ध्वनि जो होती है वो एक प्रकार की तरंग होती है। साउंड वेव, ध्वनि तरंग। तो देखो, आवृत्ति होगी। इस आवृत्ति के आधार पर हम तरंगों को 3 भागों में देखेंगे। पहला अपसर्व्य तरंग, दूसरा सर्व्य तरंग, और तीसरा पॉइंट परासर्व्य तरंग। परासर्व्य तरंग, ये तीनों जो तरंग हैं, अपसर्व्य, सर्व्य और परासर्व्य, किसके आधार पर है? आवृत्ति के आधार पर। तो देखो, मैं इनकी अलग अलग आवृत्ति लिख लेता हूं। आवृत्ति मैं यहां लिख दूंगा तीनों, बस मैंने इसको याद कर लो, सर्व्य तरंग को। ठीक है, क्योंकि ये जो सर्व्य तरंग होगी यही हमारी साउंड वेव होगी, सर्व्य तरंग आएगी। यहां इसको देखो, ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, इसके बीच की आवृत्ति होगी। ये जो होगी एस अपसर्व्य, ये होगी 20 हर्ट्ज से कम, और ये जो होगी वो होगी 20,000 से अधिक। ठीक है, देखो, इसका वर्गीकरण है आवृत्ति के आधार पर। तो 20 हर्ट्ज से कम जो भी आवृत्ति होगी उसको किस में रखा गया है? अपसर्व्य में। 20 से 20,000 के बीच जो भी आवृत्ति की ध्वनि होगी उसको रखा गया सर्व्य में, और ये आवृत्ति 20,000 से प्लस के बीच में होगी। अब इन तीनों में से क्या होगा? हम लोग जो हैं वो केवल और केवल सर्व्य तरंग, ये जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है, केवल उसी को सुन सकते हैं। तो ये जो सर्व्य है यही हमारी क्या है? साउंड वेव है या ध्वनि तरंग है, इसी का नाम। ठीक है, तो ये जो 20 से कम है, इसकी आवृत्ति बहुत कम है तो हम नहीं सुन सकते। इसकी आवृत्ति बहुत अधिक है तो हम लोग इसको भी नहीं सुन सकते। हम केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति होगी उसको सुन सकते हैं। यहां देखो, एक चीज और भी यूज होगी, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर होता है n लैम्डा। याद होगा आप लोगों को, बेसिक में पहला वेग का जो फॉर्मूला था तरंग वेग का, वो ये था V बराबर n लैम्डा के बराबर था। V वेग ध्वनि का वेग होगा और ये n आवृत्ति लैम्डा। अब ये देखेंगे, मैंने ये बोला था एक माध्यम के लिए ये कांस्टेंट रहता है, तो हम ये मान के चलें कि ये एक बार वायु में जो हमारा, उसमें अगर ध्वनि गति कर रही होगी तो वेग कांस्टेंट होना चाहिए वायु में, और वायु में अगर कांस्टेंट है तो इन दोनों का गुणनफल सेम रहना। यहाँ देखें कि ये आवृत्ति अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो ये वर्गीकरण जो है ये किसके आधार पर है? आवृत्ति के आधार पर है। लेकिन हो सकता है वो हमें ऑप्शन में आवृत्ति ना देके लैम्डा के पदों में भी दे दे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, हमें यही करना है, वापस वही याद रखना है। आगे दिखाई दे जाएगा। चलिए मैं इसी के नीचे लिख देता हूं, यहां
लैम्डा के पदों में देखना है तो हमें ये याद कर लेना है। वापस इस एक को याद कर लेंगे, सर्वे को, दोनों डिटेल में आ जाएगी हमारे पास। ये रख लेंगे हम लोग। इसका जो मान होगा वो होगा 1.66 सेंटीमीटर से ये कितना हो जाएगा 16.6 मीटर। एक बार आप लोग याद कर लें इस चीज़ को, मैं बता दूंगा कैसे निकल के आया है ये। तो ये रहेगी रेंज इसकी। तो अब अगर मान कम है तो यहाँ होगा, देखो भाई आवर्ती का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब लैम्डा का मान घटेगा। दोनों एक साथ ना तो बढ़ेंगे ना घटेंगे, एक बढ़ेगा एक घटेगा। तो यहाँ आवर्ती का मान बढ़ा है, इसका मतलब लैम्डा का जो कम मान होगा वो हम लेंगे। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, लैम्डा लेस देन हो जाएगा 1.66 सेंटीमीटर। यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान अधिक हो जाएगा, तो लैम्डा ग्रेटर देन आ जाएगा 16.6 मीटर। ठीक है, एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखना, इसमें 1 सेंटीमीटर है 1 मीटर में है, वैल्यू दोनों सेम है 1.1666, लेकिन इसमें 16.6 है, इसमें 1.6 है। ठीक है, मतलब भाग दिया गया है एक तरीके से। देखो कैसे आता है ये मान आएगा कि v बराबर होता है n लैम्डा, ये हम जानते हैं। हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो v बटा आ जाएगी n, और जो वेग होता है वायु में ध्वनि का, वो वेग होता है लगभग 332 के आसपास। ठीक है, 332 में जब 20 का भाग देंगे या 20,000 का भाग देंगे तो ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। 20 से भाग देंगे तो 20 से भाग देंगे तो ये मान आ जाएगा, 20,000 से भाग देंगे तो ये मान हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसका मतलब हमें जो साउंड वेव है उसमें कौन सी ध्वनि तरंगें पढ़नी है या सर्वे तरंग के बारे में चर्चा करनी है। जो भी सर्वे तरंग होगी वो एक प्रकार की ध्वनि तरंग होगी। ना तो हम लोग अपसर्वे को सुन सकते हैं, ना ही हम परासर्वे को सुन सकते हैं। दोनों ही ध्वनि तरंगों को, दोनों ही प्रकार की तरंगों को हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। ये तो था भाई हम किसको साउंड वेव बोलते हैं, उस चीज़ को मैंने समझाया है कि साउंड वेव हम किस चीज़ को बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगी, आवृत्ति के आधार पर हम क्या करेंगे, तरंग जो भी होगी उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और उसमें से जो तरंग ध्वनि तरंगे हम सुन सकते हैं उन्हीं को ध्वनि साउंड वेव का नाम दिया जा सकता है। अब देखो साउंड वेव की प्रकृति की हम लोग बात करें कि किस प्रकार की इसकी प्रकृति होती है। ठीक, तो याद होगा शायद मैंने साउंड वेव जो ध्वनि होती है उसकी प्रकृति बता दी थी पहले ही। किस प्रकार बताया था, तरंग दिशा के आधार पर। तो ये किस प्रकार की तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। 2 चर्चाएं हम लोगों ने की थी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के बारे में। तो ध्वनि जो होती है वो कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है या अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। अब अगर आपको याद है तो अनुदैर्ध्य के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वही सारे पॉइंट यहाँ यूज हो जाएंगे। माध्यम की आवश्यकता होगी, बिना माध्यम ध्वनि गति नहीं कर पाएगी। ठीक है, दूसरी बात हम लोगों ने एक पॉइंट और भी देखा था वहाँ कि इसको ध्रुवित नहीं कर सकते, और ध्रुवित का मतलब क्या था, किसी एक दिशा में फोकस कर नहीं कर पाएंगे इसका हम लोग। एक चीज़ यहाँ ये भी याद रख सकते हैं कि ध्वनि का जो वायु में वेग आएगा, ठीक है, वो लगभग आएगा 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू के पास है लगभग कहीं 330 इसको यूज किया जाता है, कहीं 340 इसको यूज कर लिया जाता है। वो अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन सरल करने के लिए किया जाता है, लेकिन यही वैल्यू 332 के आसपास आप लोग कोशिश करना। ठीक है, आप यूज करना चाहो तो ज़्यादातर इसका 330 यूज किया जाता है, लेकिन कुछ एक लोग इसका 340 भी यूज करके चलते हैं, क्योंकि ये जो होता थोड़ा बहुत तो इसमें करेक्शन होता ही रहता है। तो आप लोग 332 मान के चलें कि ध्वनि का जो वायु में वेग होता है वो 332 होता है। ये प्रकृति है साउंड वेव की। प्रकृति का मतलब कौन कौन से गुण ये दर्शाएंगे, तो एक अनुदैर्ध्य प्रकृति है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ये कार्य करेगी, और अब जो अनुदैर्ध्य है उसके सारे गुण इसमें लागू होंगे। भाई इसको माध्यम की आवश्यकता होगी गति करने के लिए, इसको ध्रुवित नहीं कर सकते, और ये मान हमारे पास भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकृति के बारे में बात हो गई। अब हम इसके कुछ गुण के बारे में देखेंगे, क्या क्या इसके गुण हैं, उन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। बात करें हम लोग
इसके गुण की प्रॉपर्टीज की बात करें, ये कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट हम लेके चलेंगे इसमें, 2 से 3 पॉइंट समझेंगे इसमें। मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं प्रबलता। प्रबलता, ठीक है। प्रबलता से मतलब ये रहेगा कि ध्वनि का तेज या धीमे सुनना, तेज या धीमे सुनना उसकी प्रबलता होती है। भाई हम लोग मान लेते हैं किसी ध्वनि को सुन रहे होते हैं, तो वो जो आवाज़ होती है वो कितनी तेज है या धीरे है, उसी चीज़ का जो हम पार्ट में करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति तेज बोलता है और कोई व्यक्ति बिल्कुल धीरे स्लो बोलता है, तो उसका व्यक्ति का तेज या धीरे बोलना जो होता है ना, वो क्या होती है, उसकी प्रबलता होती है। अब देखो इसमें प्रबलता डिपेंड किसके पे करती है, तो प्रबलता डिपेंड करती है तीव्रता पर। जितनी तीव्रता अधिक होगी उतनी ध्वनि तेज सुनाई देगी, जितनी तीव्रता कम होगी उतनी ध्वनि हमें धीरे सुनाई देगी। तो तीव्रता अधिक हो जाएगी तो ध्वनि हमें तेज सुनाई देगी, और ध्वनि तीव्रता कम हो जाएगी तो ध्वनि हमें धीमे सुनाई देगी। तो बस ये 2 ही पॉइंट इस चीज़ में ध्यान रखने हैं, जितने भी हम एक दो पॉइंट। एक तो चीज़ जो हम बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या है और वो डिपेंड किस पे कर रहा है। तो प्रबलता है, उसका मीनिंग तो है धीरे या तेज सुनाई देना, और ये डिपेंड किस पे करेगी, तीव्रता पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो सेकंड पॉइंट होता है तारतों, ठीक है। इस तारतों से मतलब ये रहेगा कि आवाज का पतला या मोटा सुनना, पतली या मोटी लिख लेते हैं, मोटी होना, ठीक। और ये डिपेंड करती है आवृत्ति पर। आवृत्ति क्या है, तीव्रता क्या है, ये सारी चीज हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो क्या है कि तारतों से मतलब ये रहेगा कि आवाज जो होती है उसका पतली या मोटी सुनाई देना होता है, वो तारतों पर डिपेंड रहता है, तारतों कहलाता है। और तारतों डिपेंड किसके पे करता है, तो वो डिपेंड करता है आवृत्ति पर। जैसे एक बच्चे की जो आवाज़ होती है वो बहुत पतली होती है, तो बहुत पतली होती है, लेकिन एक जो एज्ड व्यक्ति होता है तो उसकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है। अगर इसी प्रकार हम मान लें तो एक व्यक्ति जो होता है, एक औरत में और एक व्यक्ति में, दोनों में ये डिफरेंस होता है कि औरत की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी पतली होती है, लेकिन व्यक्ति में क्या होगा, वो मोटी होती है थोड़ी। तो ये जो डिफरेंस होता है आवाज़ का पतली या मोटी होना, वो किस पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। अब हमें ये समझना है, डिपेंड का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन में ये बोल दे कि आवृत्ति बदल दी जाती है, तब उसमें क्या परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन मिल सकता है, आवाज़ उसकी पतली हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, या आवाज़ तेज सुनाई देगी, धीरे सुनाई देगी। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें मिल सकती है। तो वो क्या का सोचना है हमें, अगर आवृत्ति बदल रहा है तो आवाज़ पतली या मोटी में चेंज होगी, लेकिन अगर तीव्रता बदल रहा है तो आवाज़ हमें तेज या धीरे सुनाई देती है, वो चीज़ ध्यान रखना। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग इसमें। एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रख लेना, अगर आवाज़ पतली है इसका मतलब जो आवृत्ति है वो उच्च है, आवृत्ति का जो मान है वो अधिक है, उच्च है। लेकिन अगर मोटी है इसका मतलब आवृत्ति उसकी क्या है, कम है। ये दोनों में अगर आवृत्ति बढ़ा रहा है तो आवाज़ पतली होगी, लेकिन आवृत्ति अगर कम कर रहा है तो आवाज़ क्या होगी, मोटी होगी। तीव्रता वाली में उसमें कोई दिक्कत नहीं, तीव्रता अगर अधिक होगी, सॉरी वो हाँ तीव्रता पीछे वाले पार्ट में जो हम लोगों ने किया था, तीव्रता अगर अधिक है तो आवाज़ हमें तेज सुनाई देगी, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि उच्च होगी तो पतली सुनाई देगी हमें आवाज़, ठीक है। किसी एक पॉइंट को इस चीज़ में से ध्यान रख सकते हो आप लोग। चलिए तीसरे पॉइंट पे देखते हैं। इसमें तीसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। तीसरे पॉइंट की चर्चा करें, तीसरे
का नाम है गुणता। इसमें क्या होगा, समान तीव्रता होगी और समान आवृत्ति भी होगी। ठीक है, पहले में डिफरेंस आवर्ती तीव्रता का था, दूसरे में आवर्ती का था। इसमें क्या होगा कि तीव्रता और आवर्तियां दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, समान होंगी। कई बार क्या होता है, जैसे हमें कोई व्यक्ति आवाज़ देता है तो हम उसको नहीं देखते हैं तब भी पहचान जाते हैं कि वो बोल रहा है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, हम लोग तीव्रता और आवृत्ति के बारे में नहीं मानेंगे। गुणता का मतलब ये रहेगा कि जो आवाज़ स्पेसिफिक से हम किसी व्यक्ति को पहचानते हैं वो उसका गुण कहलाता है तीव्र, उसके गुणता का। मान लो बाहर से हमें कोई भी आवाज़ दे रहा है, तो कोई आवाज़ दे रहा है इसका मतलब हम उसको पहचान जा रहे हैं आवाज़ के साथ ही। ठीक है, तो ये गुण जो होगा वो गुणता का होगा। तो इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं होगी, लेकिन सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक हम आवाज़ पहचानते हैं। मान लो दो व्यक्ति हैं, वो समान प्रकार से बोल रहे हैं, एक जितनी तेज से बोल रहे हैं, वो तीव्रता से बोल रहे हैं, तो हमें समान तेज सुनाई देगी, या जो धीरे है कितनी गति से हमें आवाज़ सुनाई देती है वो समान रहेगी। और अगर उन दोनों की आवृत्तियाँ समान है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पहचान जाते हैं कि वो बोल कौन रहा है। मान लो हमारे दो फ्रेंड सर्किल के दो लोग हैं, तो दोनों की एज अगर लगभग समान है, दोनों व्यक्ति हैं, तो उसमें क्या होगा, तो उन दोनों की समान ऊर्जा लगा के वो बोल रहे होंगे तो तीव्रता समान हो जाएगी। और दोनों व्यक्ति हैं और लगभग समान एज के रहेंगे तो उनकी आवर्ती, वो तीव्रता और आवृत्ति दोनों समान मैच कर जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद हम पहचान जाते हैं कि हमें से वो बोल कौन रहा है। ये तीन गुण रहेंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम चर्चा करें कि प्रॉपर्टीज ये तीन है, इन्हीं तीनों को ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम बात कर रहे हैं वेग को प्रभावित करने वाले कारक। साउंड वेव है, उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारक। और इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, हर एग्जाम में इस पार्ट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रभावित करने वाले कारक। और बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है और कोई कुछ भी बता देता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है कि निम्न में से किस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, किस में सबसे कम होगा। और उसमें क्या है, वो हर बार ऑप्शन बदल देता है, तो हर बार जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसमें से आराम से समझना है इस चीज़ को। पहली बात तो ये कि ध्वनि का जो वेग है वो वायु में मैंने बताया 332 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग कर रहे हो तो आप 330 या 340 उसको लेके चल सकते हो, वो एडजस्टमेंट हो सकता है। अब देखो प्रभावित जो इसको करने वाले कारक है कि वेग कम होगा या ज़्यादा होगा, उसको अगर हम देखें तो पहला पॉइंट हम देखेंगे दृढ़ता। दृढ़ता से मेरा मतलब ये रहेगा कि कोई वस्तु ठोस है या द्रव है या गैस है, या चलो नेक्स्ट पॉइंट और ले लेते हैं, या निर्वात है। स्टेट उसकी जो होगी उस स्टेट पर भी डिपेंड करेगा ध्वनि का वेग। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा सॉलिड होगा, जितने उसके कण पास पास होंगे, उतने ही वेग जो होगा वो क्या रहेगा, उसका अधिक रहेगा। तो इस आधार पर आप समझ ही गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठोस में सबसे अधिक होगा, फिर गैस में, और लास्ट में सबसे कम निर्वात में होगा। और निर्वात में जो होता है कोई माध्यम नहीं होता, तो हम ये मान सकते हैं कि निर्वात में जो ध्वनि का वेग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अगर मान लो ऑप्शन में हमें क्वेश्चन दिया जाता है और उस ऑप्शन में इस प्रकार के क्वेश्चन है कि कुछ ठोस है, कुछ गैस है, कुछ लिक्विड है, तो हमें सबसे पहले ठोस में आ जाना है कि जो ठोस होगा उसी में क्या रहेगा, या एक स्टेट चेक कर लेनी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें चेक करना है दृढ़ता उस पॉइंट की। तो ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव में, फिर गैस में, और फिर निर्वात में ध्वनि का जो वेग होता है वो 0 होता है। क्योंकि हमने ये देखा ही था कि जो ध्वनि होती है उस ध्वनि को गति करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट हमें यही चेक करना है। दूसरे पॉइंट पर चर्चा करें कि दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या देखेंगे। भैया हम लोगों ने अगर डिवाइड किया है इस आधार पर, तो हो सकता है 2 हमारे पास गैस बच जाए या 2 ठोस बच जाए, तो उसमें से भी हमें डिसाइड करना होगा। उसमें से अगर हमें डिसाइड करना है तो फिर हमें आना है घनत्व पर। ठीक है,
चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ। दूसरा पॉइंट है घनत्व। घनत्व से आप मतलब समझते ही हो, एक ये होता है m बराबर vd, ठीक है, m बराबर vd, ये होता है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, ये आयतन, ये उसका d घनत्व होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान, ये आयतन, ये होता है घनत्व, ये इन तीनों में रिलेशन होता है, ठीक है भाई। जैसे मैंने याद कर रखा है वो मैं बता देता हूँ कि कई बार इनमें कन्फ्यूजन होता है। फॉर्मूला ये लिख के दे देगा ना V बराबर md, तब भी लोग इस चीज़ को याद, कई बार एग्जाम में क्या होता है हम जल्दबाजी में भाई ऐसा कुछ था, थोड़ी सी गलती कर देते, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना कि ये होता है m बराबर vd। चलो मान लेता हूँ कि आपकी कोई दोस्त है, दो, ममता और विनोद, ठीक है, और आपके लिए वो दोनों बराबर हैं। तो अब ये याद रह जाएगा, ममता से m और vd लिखा है, इसका मतलब विनोद से। तो ये आप लोग अपने किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा बता दिया हिंट आप लोगों को कि ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन इसको ध्यान रखना जरूरी है बस। तो ये जो घनत्व होगा, इस घनत्व पर किस प्रकार डिपेंड करता है, और ये जो स्मॉल m मैंने लिखा है वो उससे मतलब है द्रव्यमान, ना कि मैं एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, कैपिटल M से जिसको लिखा जाता है तो उसको कैपिटल M से लिखा जाएगा, ठीक है। ये अगर लिखा जाए तो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान संख्या A जिसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं केमिस्ट्री में, उसको लगभग जगह आपको जहाँ अणुभार जो लिखा जाता है उसको किससे लिखेंगे, कैपिटल M से लिखा हुआ मिलेगा। स्मॉल m से लिखा है, इसका मतलब वो क्या है, उसका द्रव्यमान की बातचीत चल रही है, ठीक है। घनत्व के बारे में अगर बात करें तो घनत्व और वेग में जो रिलेशन होता है वो होता है ये, घनत्व होता है व्युत्क्रमानुपाती 1/v²। इसका मतलब पावर 2 के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर हम लोग घनत्व बढ़ा रहे होंगे तो वेग का मान क्या होगा, कम हो रहा होता है, और वो 1 पावर पर नहीं 2 पावर पर डिपेंड कर रहा होता है। उल्टा भी लिख सकते हैं कि v व्युत्क्रमानुपाती, इसके साथ भी लिख सकते हैं। उल्टा अगर मैं इसको लिखूं तो ये भी लिख सकता हूं √d, कि वेग जो होगा घनत्व की व्युत्क्रमानुपाती होगा, पावर रूट में डिपेंड करेगी, उसकी 1/2 पावर आ जाएगी। तो ये इन दोनों में रिलेशन होता है। अब हमारे लिए इस पे क्वेश्चन कम और थ्योरेटिकली इस चीज़ को ज़्यादा समय पूछा जाता है। तो याद हमें क्या रखना है, अगर घनत्व बढ़ रहा है इसका मतलब उसका वेग कम हो रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, घनत्व बढ़ेगा तो वेग कम होगा, घनत्व अगर कम होगा तो वेग बढ़ेगा, ये दोनों चीज़ आ जाएंगी। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ भाई, आप लोगों को ये समझना है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने शायद एलिमेंट आवर्त सारणी पढ़ी होगी, और उस एलिमेंट में अगर आप लोगों को केवल तत्व दे दिया जाता है, तत्व का मतलब जैसे 3-4 ऑप्शन आप लोगों को दे दिए जाते हैं, फेरस का, फेरस के अलावा इस प्रकार प्लेटिनम वगैरह जो चीज़ें दे के 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तब उस चीज़ को आपको समझना है। सारे अगर ठोस हैं तो आप लोगों को ये देखना है कि उनमें से घनत्व किसका अधिक है, और घनत्व जिसका अधिक होगा उसमें वेग कम होगा, तो उल्टा होगा वो दोनों में। तो थोड़ा सा उस टॉपिक को यहाँ रिलेट करने की कोशिश। अब दिक्कत ये रहेगी कि बहुत सारे लोगों को घनत्व जो है वो याद नहीं रहता, याद नहीं रहेगा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फिर ये डाउट बनाते हैं कि ये कहाँ रह गया, कैसे रह गया। तो वो चीज़ हमें क्लियर करनी पड़ेगी। यहाँ मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि घनत्व अगर बढ़ेगा तो वेग कम होगा, बस। वो घनत्व आप जहाँ एलिमेंट पढ़ते हो वहाँ जो समझते हो उसी चीज़ को हमें यहाँ यूज करना है। अब देखो मैं कुछ एक लिख रहा हूँ जिनका मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। देखो H2, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम के अलावा CH4, मीथेन, H2O, जल, O2 और N2 और SO2। ये 3-4 पॉइंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। तो N2
O2 और SO2, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो इनका घनत्व आपको याद रखने के, H2 का जो होगा वो होगा 1200, हीलियम का जो होगा वो आएगा 800, इसका जो ये होगा 600, ये जो मान आएगा वो आएगा 400। नाइट्रोजन का होता है 350। ठीक है, ये डाटा है, आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, O2 का जो होगा वो हो जाएगा 300। ये आप लोग ऊपर लिख सकते हो, इसको N2 को ऊपर लिख लेना ताकि उसी क्रम में आ जाओ। इसमें H2 का 200, हीलियम का 800, CH4 का 600, H2O का 400, O2 का 300 होगा, N2 का 350 होगा। और ये जो मान होगा SO2 का, ये मान जो आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 250, और 50-50 का डिफरेंस आता जाएगा इन लास्ट वाले दोनों तीनों में। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखने की कोशिश करें। और CO2 सॉरी एक मिनट, ये जो है ये CO2 का है 250, और SO2 का जो होगा वो होगा 200। CO2 और SO2, तो इसमें ये आ जाएगा। तो ये डाटा है। अगर मान लो बाई चांस इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है, तो एलिमेंट के बारे में तो आप लोग जानते हैं या समझते हैं वहाँ, लेकिन ये सारी की सारी गैसेज हैं, और गैसेज में आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो अगर घनत्व आपको याद है तो वेग किसका सबसे अधिक होगा? SO2 का घनत्व सबसे कम है, इसका मतलब इसका वेग जो होगा वो क्या होगा? सबसे अधिक रहेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को डिटेल में और ले लेता हूँ। चलो, जब चर्चा आई चुकी है तो मैं थोड़ा सा और देखते हैं। देखो, यह डाटा आप लोग लिख लेना। इसमें क्या है कि जो ध्वनि का वेग है इसके बारे में दो लोगों ने बताया था। एक था न्यूटन और दूसरा लाप्लास। ठीक है, न्यूटन ने ये बताया था कि जो ध्वनि वेग गति करती है, ध्वनि जो किसी भी माध्यम में गति करती है, ये जो होता है ये समतापी प्रक्रम होता है। ये एक प्रकार का समतापी प्रक्रम होता है। और लाप्लास ने जो बताया था वो ये कि ये एक प्रकार का रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। जब हम लोग ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ प्रक्रम पढ़ेंगे कि समतापी, समदाबी, आप लोग जानते होंगे इतना तो, कि न्यूटन ने ये बता दिया कि ध्वनि जो गति करती है वो समतापी प्रक्रम होता है। मतलब ध्वनि जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक ही माध्यम में जब गति कर रही होती है तो वो टेम्परेचर को चेंज नहीं करती है, लेकिन लाप्लास ने ये बताया कि वो टेम्परेचर को चेंज कर सकती है ध्वनि जो होती है। तो ये दोनों ने बताया। अब देखो, इसमें ये जो फॉर्मूला निकल के आया था न्यूटन के अकॉर्डिंग, वो न्यूटन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये है RT/m। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ना याद रखो तब भी काम चल जाएगा आप लोगों का, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो। और ये RT/m होता है, इसकी वैल्यू होती है P/d के रूप में। ये D हमारा घनत्व होता है। तो वो जो मैंने बताया था वही सेम चीज़ यहाँ से निकल के आ रही होगी। वेग का मान ही आएगा, ये तब आएगा जब समतापी प्रक्रम लेके हम लोग चल रहे होंगे। तो इससे जब वैल्यू निकाली गई तो वो 332 से कुछ अलग निकल के थोड़ी बहुत आ रही थी, थोड़ा सा डिफरेंस था। लेकिन लाप्लास ने इसको क्या कर दिया कि इसको रुद्धोष्म प्रक्रम माना। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, ये गामा RT/m, और इसमें भी वही सेम चीज़ आ जाएगी, ये हो जाएगा P/d। ये एक पॉइंट हमारे पास एक्स्ट्रा निकल गया। तो जो ध्वनि का मान हमारे पास कम प्राप्त हो रहा था वो लगभग एग्जैक्ट प्राप्त हो रहा था 332 के आसपास। तो ये पूरा प्रोसेस है इसका। तो घनत्व पर किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, दोनों चीज़ों में हम लोग देख सकते हैं। तो ये पार्ट हमारे पास है घनत्व से रिलेटेड। तो मैंने बता दी है कि घनत्व से रिलेटेड जो पार्ट है वो हमें केमिस्ट्री का पार्ट इसमें ऐड करना है कि घनत्व किस किस प्रकार चेंज होता है। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा है इसमें भाई, अब इस चीज़ को करना क्या है कि आराम से समझना है एक एक पॉइंट को। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन हमें मिले, सबसे पहले हमें उसकी स्टेट चेक करनी है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या किस प्रकार का है। उसके बाद हम घनत्व पर आ जाएंगे कि घनत्व जो है वो किस प्रकार डिपेंड कर रहा है। 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। एक पहला वो स्टेट के आधार पर ठोस है, गैस है,
या लिक्विड है उसके आधार पर हमने देख लिया। दूसरा घनत्व पर किस प्रकार ये डिपेंड कर रहा होता है। इन दोनों पॉइंट के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। अब देखो हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें। तीसरा पॉइंट है हमारा आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आर्द्रता जो होगी वो अगर बढ़ेगी, आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो घनत्व जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। आर्द्रता बढ़ेगी तो घनत्व के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। अब घनत्व अगर कम हो रहा है तो घनत्व ने पिछले पॉइंट में हम लोगों ने देखा है, घनत्व अगर कम होगा तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब आप लोग दोनों तरीके से याद रख सकते हो। आर्द्रता बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, तो इस चीज को डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि आर्द्रता जो होगी वो समानुपाती होगी वेग के। ठीक है, हम लोग अगर नॉर्मल तो हल्का सा देखना चाहें तो कभी बारिश आई हुई होगी तो उस टाइम हवा जो होती है उसमें आर्द्रता अधिक होती है, उस टाइम जब बोलते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक सुनाई देता है। ठीक है, तो वो वेग पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये 3 पॉइंट हमारे हो गए। ताप की बात करें, ताप पर ये किस प्रकार डिपेंड, तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि RT/m होता है, तो ताप किस प्रकार होगा, ये आ जाएगा। और इस चीज पर जब भी पूछा जाता है न्यूमेरिकल टाइप में पूछा जाता है, जैसे ये मान लेगा एक टेम्परेचर हमें दे देगा, दूसरे टेम्परेचर पर हमें वेग पूछ लेगा एक टेम्परेचर पर देके, तो ये समानुपाती होता है √T के। ठीक है, या ऐसे कर लेगा कि ध्वनि को दोगुना करना है तो कितना टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा, कितना अगर आधा करना है तो कितना कम करना पड़ेगा। इस प्रकार के न्यूमेरिकल इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक हम कर लेंगे, जैसे ये पॉइंट पूरे हो जाएंगे तो आप 2-3 पॉइंट और हमें देखने हैं, उसके बाद मैं इन पे क्वेश्चन भी करवा दूंगा एक कि किस प्रकार होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना से ध्यान रखना है, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वेग भी बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो वेग भी इसका कम होगा। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें, दाब पर। दाब पर किस प्रकार डिपेंड करता है, तो दाब क्या होगा, ये ध्यान रखना कि दाब पर ध्वनि का वेग डिपेंड नहीं करता है अगर तापमान समान है। जो तापमान वो मैंने लिखा है, एक ही तापमान पर अगर हम बात कर रहे हैं, तापमान चेंज कर देंगे तब तो देखो चेंज होगा ही होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर सेम रह रहा है और उस कंडीशन में अगर हम लोग दाब को बदल रहे हैं तो दाब परिवर्तन के साथ साथ ध्वनि के वेग के मान में परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो चलो मैं 2-3 पॉइंट इसी के साथ ही लिख लेता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के बारे में अगर बात करें, हम लोग आवृत्ति के बारे में बात कर लें। अभी हम लोगों ने समझा था आवृत्ति क्या है, और या प्रबलता के बारे में बात कर लें। आवृत्ति ना लिखो तो मैं यहाँ तारतव भी लिख सकता हूँ, जो हम लोगों ने देखा था। प्रबलता का मतलब किससे था, तीव्रता से था। तो ये जो दोनों तीनों पॉइंट होंगे, इन दोनों तीनों पॉइंटों पर ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन वाला होगा, क्योंकि अभी मैंने जो बताया था वो ये बताया था आवृत्ति से मतलब क्या होगा। आवृत्ति से मतलब ये रहेगा कि ध्वनि हमें कितनी पतली सुनाई देती है या कितनी मोटी, ये आवृत्ति से कितनी पतली सुनाई देती है, कितनी मोटी सुनाई देती है। वो ध्वनि के वेग को परिवर्तित नहीं करती है, पतली या मोटी आवाज को चेंज करती है। वेग जैसे यही चीज बात करें प्रबलता, प्रबलता में क्या होगा, ध्वनि की आवाज हमें धीरे या तेज सुनाई देती है, वेग परिवर्तित नहीं होगा उससे। जैसे मान लें कि ईयरफोन है और एक डीजे चल रहा है, दोनों में क्या होगा, ध्वनि तेज या धीमे किस में होगी, भाई डीजे में अधिक होगी, तो उसकी प्रबलता जो है या उसकी जो तीव्रता है वो डीजे की अधिक है और ईयरफोन की क्या है, कम है। लेकिन ये तो नहीं होता ना कि जितना एक ही अगर सॉन्ग प्ले किया जाता है तो जितनी देर में ईयरफोन से हमें एक गाना सुनाई देता है तब तक डीजे 2 गाने सुना देता है, ये नहीं होगा। जितने टाइम में वो होता है तो टाइम पर डिपेंड करेगा, अगर वेग अधिक होता तो कम टाइम में कार्य फिनिश होता। तो ये ध्यान रखना कि चाहे दाब हो, चाहे आवृत्ति हो, चाहे प्रबलता हो, इन तीनों पर ध्वनि का वेग डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये ध्वनि को प्रभावित जरूर करते हैं। जैसे आवृत्ति चेंज हो रही है, इसका मतलब आवाज हमें पतली या मोटी सुनाई देती है, लेकिन प्रबलता जो होती है उससे क्या होगा, धीरे या तेज सुनाई देती है। लेकिन इस प्रकार ये डिपेंड नहीं करेगा वेग पर,
वेग इन तीनों पर ही डिपेंड नहीं करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग याद रख सकते हो कि ईयरफोन और जो डीजे है उन दोनों का जो वेग होगा वो वेग तो समान होगा, लेकिन आवाज में परिवर्तन हो सकता है, तीव्रता में परिवर्तन हो सकता है कि वो कितना तेज हमें सुनाई दे रहा है या कितना धीरे सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ध्वनि का वेग उस पर डिपेंड नहीं करता है। वही बात, गाना जितने 5 मिनट का है या 2 मिनट का है, 2.5 मिनट का है, जितने का है उतने में ही सुनाई देगा, चाहे वो ईयरफोन से सुने या चाहे डीजे से सुने। उसका टाइम आगे पीछे नहीं होता है। मान लो अगर वेग परिवर्तित हो रहा होता ना, जैसे मान लें कि डीजे से वेग अधिक होता, वेग अगर अधिक होता तो जितनी देर में डीजे ईयरफोन एक गाना सुनाता हमें, उतनी देर में डीजे 2-3 गाने सुना देना चाहिए था। तो इसलिए वेग प्रभावित नहीं होगा उसका, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये ध्वनि को प्रभावित कर रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो हम लोगों के दिमाग में तुरंत यही आ जाता है, जैसे ही प्रबलता देखते हैं कि जितनी प्रबलता अधिक होगी उतना ही उसका वेग भी अधिक होगा, लेकिन वेग परिवर्तित उसका नहीं होगा। तो ये पॉइंट हमारे हो गए हैं कि किस प्रकार ध्वनि का जो वेग है वो प्रभावित होता है। तो पहले दोनों पॉइंट इसमें विशेष हैं और ये दोनों लास्ट वाले दोनों तीनों, प्रबलता, दाब और आवृत्ति वाला पॉइंट, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्योंकि प्रबलता जो होती है, हम क्या करते हैं, देखते ही उस चीज पर हमारा दिमाग चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें कि जो ध्वनि होती है वो हम जो ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता जो है उसको ज्यादातर डेसिबल में नापा जाता है, ये ध्यान रखना, डेसिबल। और इस डेसिबल को ये लिखा जाता है डीबी, ये इसका साइन है। ठीक है, ये तीव्रता का मान होगा। तो ये जो डेसिबल में हम नापते हैं तो कितनी हम सुन सकते हैं आवाज, कितनी नहीं। हेरिटेज वाली आवृत्ति में मैं बता चुका हूँ, स्टार्ट में जब हम टॉपिक स्टार्ट किया तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, आवृत्ति से ही स्टार्ट किया था। लेकिन ये देखें कि ध्वनि है, ये जो ध्वनि है वो अगर 50 डेसिबल से अधिक है तो वो किस में आएगा, वो ध्वनि प्रदूषण में आएगा। अगर लगातार कहीं भी 50 डेसिबल से अधिक की अगर ध्वनि है तो वो क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण में काउंट होगा। इसी प्रकार यही ध्वनि का जो मान है वो 80 डेसिबल से अधिक है, 80 डेसिबल से अधिक है तो हमारे कान खराब होंगे धीरे धीरे। लगातार जैसे हम कांटेक्ट में रहेंगे तो हमारी सुनने की जो क्षमता होती है उस पर भी निर्भर करता है। और अगर यही मान 100 डेसिबल से अधिक हो जाता है तब क्या होगा, हमारा कान फट जाएगा। अगर ऐसी कोई ध्वनि है जिसका मान जो है वो 100 डेसिबल से या 100 डेसिबल या 100 डेसिबल से अधिक है तो उस सिचुएशन में हम उस आवाज़ को सुनते ही हमारे कान फट जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर 80 डेसिबल के आसपास हैं तो हमारे धीरे धीरे जैसे लगातार कांटेक्ट में रहेंगे तो हमारे कान खराब हो जाएंगे। और 80 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि लगातार है हमारे पास तो उससे हमारे क्या होंगे, ध्वनि प्रदूषण में हम उस चीज़ को देखेंगे। तो ये डाटा के रूप में हम है, इस चीज़ को याद रखें। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा साउंड का है वो लगभग फिनिश हो जाएगा। एक पॉइंट और देखेंगे इसमें, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि क्या होती है समझते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं हमारी जो आवाज़ हम बोलते हैं वही आवाज़ जब हमें वापस सुनाई देती है तो वो क्या होती है, उसकी प्रतिध्वनि होती है। जैसे कुएं वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि हम बोलते हैं वही आवाज़ रिपीट होती है, हमें सुनाई देती है वापस। तो ये प्रतिध्वनि जो होगी वो कब सुनाई देगी, कितने टाइम पीरियड का गैप होना चाहिए और वेग इसका मतलब दूरी कितनी होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो ये ध्यान रखना। इसके लिए जो टाइम होता है वो 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए, लगभग ये। इससे अगर कम टाइम हम यूज करेंगे तो इससे कम टाइम में अगर हम वापस बोल रहे होंगे तो वो जो प्रतिध्वनि होगी वो हमें सुनाई नहीं देगी। ठीक है, इससे कम टाइम 1/10 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को ये बताया था, चलो दूरी देख लेंगे कि ये कितनी दूरी होनी चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं तो किसी हॉल में बोल रहे हैं, हॉल में बोल रहे हैं तो वो दीवार से टकराकर, मान लो बड़ा हॉल है, खाली हॉल है, तो वो हमें सुनाई देता है। तो वो हॉल की कितनी दूरी तक हम बोले, टाइम का आ गया गैप कि 1/10 सेकंड से
अधिक होना चाहिए, लगभग 1/10 सेकंड है। लेकिन दीवार और व्यक्ति के बीच जिस सतह से टकराकर दीवार जो आवाज़ होगी वो हम तक वापस पहुंचती है, उन दोनों के बीच कितनी दूरी तय करेगी ध्वनि। तो दूरी कितनी तय करेगी, तो दूरी होगा वेग इंटू समय। वेग हम जानते हैं ध्वनि का कितना होता है वायु में, 332, और ये आ जाएगा 1/10। तो 332 में 10 का भाग देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 33.2 मीटर। इतनी दूरी जरूरी है। एक दीवार और जो सोर्स है उन दोनों के मध्य अगर इतनी दूरी है तभी हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अगर आपके सामने एक दीवार है तो दीवार की वो मिनिमम दूरी कितनी होगी जब हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो अब क्या होता है, ये भी ऑप्शन में मिलेगा और ये ऑप्शन ज़्यादातर टिक भी करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये सोचो कि ये जो दूरी है वो दूरी ध्वनि के द्वारा तय की जाएगी मिनिमम। हमने जो बोला है ध्वनि गई है, दीवार से टकराने के बाद हम तक वापस पहुंची है, इतना जो पूरा जो पथ है, ये जो टोटल दूरी है वो कितनी है, 33.2 के आसपास आ रही होती है। ठीक है, तो ये जो मान होगा वो ध्वनि के जाने का और वापस लौटने के दोनों का है। अगर इसी क्वेश्चन को हमसे ये इस प्रकार पूछा जाता है कि एक व्यक्ति दीवार के लिए कितनी मिनिमम दूरी रखे ताकि उसे अपनी ध्वनि वापस सुनाई दे या प्रतिध्वनि सुनाई दे, तो दीवार जो होगी उसकी दूरी कितनी होगी। मान लेते हैं ये दीवार है और यहाँ कोई व्यक्ति है, तो ये यहाँ से बोलेगा और दीवार से टकरा कर ध्वनि वापस आएगी। तो इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है जाने की और आने की बराबर है, तो इसको अगर x माने तो ये 2x हो जाएगी। ये 2x जो दूरी है वो किसके बराबर है, ध्वनि कितनी दूरी तय कर रही है, 33.2। तो व्यक्ति और दीवार के बीच दूरी इसकी आधी होनी चाहिए, तो व्यक्ति और दीवार के बीच आधी दूरी निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग चलो ये आ जाएगा 16.32 हो जाएगा ना, एक बचेगा 16.6 के आसपास आ जाएगा मीटर में। और लगभग ये जो दूरी होगी वो 17 मीटर इसको मान लें और इसको लगभग 34 मान। ठीक है, तो इतनी तो टोटल दूरी तय करेगी ध्वनि। अगर हमसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लेता है कि ध्वनि प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के द्वारा मिनिमम कितना पथ तय करना चाहिए, तो वो मिनिमम पथ कितना होगा, 34 मीटर का। लेकिन हमसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि एक व्यक्ति और दीवार के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए, तो वो दूरी कितनी होनी चाहिए, 17, ताकि आवाज़ जाए और वापस आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट था साउंड से रिलेटेड। साउंड का जो भी पार्ट है मैंने सारी चीज़ें करवा दी हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था आवृत्ति के आधार पर वर्गों में डिवाइड करके, तो उसमें से ध्वनि तरंग का पार्ट कौन सा है वो चीज़ देखी है। दूसरा हम लोगों ने उसके बाद उसके जो गुण हैं उन भी ध्वनि क्या है उस चीज़ के बारे में देखा, उसके जो गुण हैं प्रॉपर्टीज है वो किस प्रकार के बारे में देखा, और किस प्रकार उसका वेग प्रभावित होता है। इस पॉइंट में हमें एक तो वेग वाला जो है, एक तो ये लास्ट का जो प्रतिध्वनि करवाया वो, और एक वेग, इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से देख लेना है किस प्रकार प्रभावित होता है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन में से मिलता है। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में हम लोग आगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो इसमें उस जो पार्ट में है मैं ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, आप लोगों को पता ही है विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग क्या होता है, वो याद करने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी हम करेंगे उस चीज़ को। और उसके बाद हमारा तो ये तरंग का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को अच्छे से लगातार देख रहे हैं, और जो भी है डाटा वगैरह है इन चीज़ों को हमें याद करना है, साथ के साथ आप नोट्स बना रहे होंगे। इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। मैंने शायद ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था उससे पहले बोला था कि तरंग और प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे ही नेक्स्ट एक क्लास हमारी होगी उस क्लास में तरंग का ये पार्ट खत्म होने के बाद हम प्रकाश पर आएंगे। प्रकाश में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तरंग में लगभग मेरे हिसाब से शायद ये हमारी 5वीं या 4थी क्लास होगी, एक क्लास और होनी है। चलिए, और अगर कोई भी डाउट आ रही है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं पर्सनली इस चीज़ को देखने की, हो सकता है किसी बच्चे का कोई डाउट हो रहा हो, और काफ़ी लोगों के मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आ रहे होते हैं, फेसबुक है चाहे पर्सनल जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट है उन तक। तो आप लोग अगर चाहें तो मेरे फेसबुक पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हो, वहाँ से मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो भी आप लोगों की रिलेटेड जो डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्लियर करने की। लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो टॉपिक हमारा चल रहा है, जैसे अभी तरंग चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करो कि तरंग से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन मेरे पास भेज पाओ।
या कमेंट में भी अगर आप डाल रहे हो तो तरंग से रिलेटेड रहने की कोशिश करना। मान लो मैं तरंग पढ़ा रहा हूँ, आप लोग किसी दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन डाल रहे हो तो वो संभव नहीं होगा फिर डिस्कस कर पाना। उसके लिए हम क्या कर लेंगे, किसी एक दिन केवल इसी के लिए क्लास रख लेंगे कि जो भी आप लोगों की डाउट आ रही होगी उन डाउटों को मैं किसी एक दिन एक साथ ही डिस्कस करवा दूंगा। मैंने देखा है गति जब मैं पढ़ा रहा था तो कुछ लोगों के प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, अब जब तरंग चल रही है तो किसी थर्मो से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्मो जब करेंगे तो वो लोग इसी प्रकार करते रहते हैं, उनको पढ़ने और इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन नहीं डालेंगे, किसी और पे। अब किसी और दिन वो तरंग के डाल रहे होंगे जब आज तरंग के डालने चाहिए। तो आप लोग कोशिश ये करो कि तरंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो तरंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप लोग भेजो। ठीक है, चलिए थैंक यू।